2019 के इख्तिदार की इंतखाबी जंग छठे मरहले में दाखिल हो चुकी है। छठे मरहले में 7 रियासतों की 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। 10 करोड़ 17 लाख वोटर्स को 989 उम्मीदवारों में से 59 को मुंतखब करना है। इस मरहले में 6 मरकजी वुज़रा, 4 साबिक वुज़राए आला, साबिक क्रिकेटर और मनोरंजन दुनिया के कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मरहले में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा उनमें मरकजी वजीर मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह और हर्षवर्धन शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। आज कई दिलचस्प मुकाबले भी हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह को टक्कर दे रही है बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा सिंह, वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे हैं भोजपुरी स्टार निरुआ, और दिल्ली में पहली बार साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर इंतखाबी मैदान में हैं। तो 15 साल दिल्ली की वजीर आला रही शीला दीक्षित का मुकाबला बीजेपी दिल्ली के सदर मनोज तिवारी से है। झारखंड के धनबाद से साबिक क्रिकेटर और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। वहीं मगरबी बंगाल के मिदनापुर में रियासती सदर दिलीप घोष भी इंतखाबी मैदान में हैं। और आप ये तस्वीरें सीधे देख सकते हैं। रामनाथ कोविंद मौजूद हैं यहां पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अपना वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुबह सुबह का वक्त चुना है सदर जमहूरिया ने और अपना वोट कास्ट करने के लिए तस्वीरें आप सीधा देख सकते हैं। 9 बजे का वक्त हुआ है और ऐसे में सुबह सुबह उन्होंने वक्त चुना अपना वोट कास्ट करने के लिए। बाकायदा तौर पर ये देखें आपकी अपनी बारी का उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद अब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। लिस्ट में जिस तरह से नाम देखा जाता है उसके बाद तमाम फॉर्मेलिटीज जो की जाती हैं वोट डालने से पहले वो की जा रही हैं और अपना वोट वो अब से बस कुछ ही देर में कास्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि 7 रियासतों की 59 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो कड़ा मुकाबला आज देखने के लिए मिल रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी, खासतौर पर दिल्ली की 7 सीटें, और इसके अलावा भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिग्विजय सिंह की जो टक्कर है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार ये सीट सुर्खियों में रही जब से बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम डिक्लेयर किया था। उसके बाद से ही तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ संतोष पाठक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। इसी के साथ मेरे साथ प्रदीप गुप्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। मेरे साथ नीतू दबास हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, और इसके साथ ही डॉक्टर विशाल मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। नीतू, शुरुआत मैं आपसे करूंगी, क्योंकि अगर हम फिलहाल देखें तो 59 सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है वहां पर ज्यादातर सीटें 2014 में आपके पास गई थी। 5 साल गुजर गए हैं। गुजरात मॉडल पर पहले आपने वोट मांगा था, लेकिन अब आपके 5 साल के कामों पर लोग वोट करेंगे। कितनी मुतमईन है और आपको क्या लग रहा है? जी बुशरा जी, आपने बिल्कुल सही बात की। गुजरात मॉडल पर हमने बात की थी। गुजरात मॉडल मतलब कि विकास का मॉडल, और इस बार भी हमने विकास के आधार पर ही वोट मांगा है। इस देश को एक सशक्त नेतृत्व कौन दे सकता है? एक मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में हमने वोट मांगा है। अपने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगा है, और देश जनता देख रही है कि किसने क्या कितना किया है, और उसके आधार पर मैं पूरी तरह से निश्चित तौर पर यह कह सकती हूं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से सीटें निकालेंगे और दिल्ली की भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएंगी। जी संतोष जी, क्या आपको लग रहा है कि जितनी कॉन्फिडेंट, जितनी मुतमईन यहाँ पर नीतू नजर आ रही है, कुछ वैसा ही होने जा रहा है? क्योंकि हालात उस तरह के नहीं लग रहे हैं, मुख्तलिफ हैं हालात, और जिस तरह से लगातार मुद्दे बदल रहे हैं हर फेज में, उससे लग रहा है कि जाहिर सी बात है 2014 वाली कंडीशन तो नहीं है।
देखिए, निश्चित तौर पर बुसरा जी, जो महागठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में, दिक्कतें हैं बीजेपी के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, अगर यूपी को छोड़ते हुए हम पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़े, पश्चिम बंगाल में पिछली बार जो आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है वो 8 की 8 टीएमसी जीती थी। वहां बीजेपी को उम्मीद है कि शायद वो गेन कर सके। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा मामला देखिए, आजमगढ़ में चुनाव उम्मीदवार बदला। पिछली बार रमाकांत यादव चुनाव लड़ रहे थे, इस बार उन्होंने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा अखिलेश यादव को घेरने के लिए। भदोही से उन्होंने उम्मीदवार बदला, और भदोही की एक बड़ी दिलचस्प चीज है कालीन उद्योग। वहां पे जब मायावती आई सत्ता में तो भदोही का नाम बदल के उन्होंने संत रविदास नगर कर दिया, लेकिन जो कालीन उद्योग का जो जीआई टैग मिला हुआ है वो भदोही के नाम से मिला हुआ है। तो फिर अखिलेश यादव सत्ता में आए तो भदोही कर दिया। तो वहां गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वहां लोगों की समस्या ये है कि कहीं फिर जिले का नाम न बदल दिया जाए, क्योंकि मायावती लगातार वहां पे वादे करते रही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति निकल कर आ रही है कई सीटों को लेकर, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने तैयारी की, 2 जगह से उम्मीदवार बदल दिए उन्होंने। महेश गिरी की जगह गौतम गंभीर को उतारा, उदित राज की जगह हंस को उतारा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तैयारी में है। जहां उसको लगा कि उम्मीदवार बदलने की जरूरत है, उन्होंने उम्मीदवार बदला। कोशिश बीजेपी की है कि अपने गढ़ को बचाया जा सके और पश्चिम बंगाल जैसे गढ़ को जो पिछली बार जीत नहीं पाए थे उसको जीता जा सके। दूसरी तरफ महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 14 की 14 सीटों में वो ये उम्मीद जता रहा है कि बीजेपी कोटे से कुछ सीटें वो छीन सके ताकि वो अपने गठबंधन को कामयाब साबित कर सके। जी बुशरा जी। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है इस बार, खासतौर पर इन सीटों की बात करें जिस पर आज वोटिंग हो रही है, 59 सीटों पर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पिछली बार 59 सीटों में से 49 सीट आई थी बीजेपी के खाते में, परंतु इस बार मुकाबला बड़ा रोचक है। आप चाहे यूपी को देख लो, चाहे बिहार को देख लो, चाहे झारखंड को देख लो, कहीं भी दिल्ली के अंदर देख लो, चाहे दिल्ली में बहुत समस्या रही है पिछले 5 साल के अंदर। कुछ जगह व्यापारियों का प्रभाव रहा है, सीलिंग का प्रभाव रहा है। तो मेरा मानना है कि दिल्ली के अंदर भी जिस प्रकार 7 सीटें पहले बीजेपी की आई थी, इस बार हर सीट पे कड़ा मुकाबला है। और हर जगह अभी देखिए, चाहे इसकी बात करिए पूर्वी दिल्ली की, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, हर आदमी मुद्दों से हटके बात कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उपेक्षित किया जा रहा है। लेकिन जो आम जनता है आज, वो पहले वाली जनता नहीं है। आज जनता बहुत जागरूक है, चाहे दिल्ली चाहे यूपी, हर जगह पढ़ा लिखा तबका वोट डाल रहा है इस समय। क्योंकि पहले जो वोटिंग उम्र थी जो 18 साल करी गई है ना, जब से युवा वर्ग आया है तब से युवा वर्ग पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया है। युवा वर्ग हर चीज देखता है। तो इस बयानबाजी का जो असर नजर आ रहा है कि बयानबाजी कौन कितना ज्यादा हमला कर सकता है, किस तरीके से लोग अपने आप को देखा, आपने अभी हाल में देखा होगा पिछले हफ्ते के अंदर किस तरीके से बयानबाजी की गई है, चाहे वो सिद्धू की ओर से, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से, चाहे हमारे योगी जी की ओर से, चाहे प्रियंका जी की ओर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय मुद्दों को छोड़ करके जो मुद्दे लिए जा रहे हैं उसको भी जनता अपनी ओर देख के चलेगी कि हम किस तरीके से किस पार्टी को हम साथ दे के चले। तो सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है। आज देश के अंदर जो एक हिंदूवादी राजनीति हो रही है उसका प्रभाव जिस तरीके से मोदी जी ने इस्तेमाल किया है अपने देश के अंदर, बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है। पुलवामा हमले के बाद में पूरे देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रवाद के ऊपर हो रहा है, मेरा मानना ऐसा ही है। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर भी वोटिंग बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ममता को उतनी सीटें नहीं आ पाएंगी जितनी की उम्मीद कर रही है वो। 10 से 12 सीटें कम से कम मुझे लगता है कि जो इस बार बीजेपी बंगाल में 10 से 15 के बीच में ले सकती है सीटें। लेकिन दिल्ली में मुझे लगता है सीटें डिवाइड होंगी, बीजेपी सारी सीटें नहीं ले पाएगी। ऐसा लग रहा है मेरे को कि 3 सीटों पर बीजेपी शायद जो है, क्योंकि अब ये भी देखें कि अगर कांग्रेस के हम कैंडिडेट्स देखते हैं तो उन्होंने अपने दिग्गज उतारे हैं। खैयर जो कि जिन्हें कहते हैं ना एक तरह से नेता, वो उन्होंने दिल्ली के मैदान में उतारे हैं। फिलहाल शीला दीक्षित की बात करें, जेपी अग्रवाल की बात करें, अजय माकन की बात करें, तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो उन्होंने उतारे हैं जिनका काम लोगों ने देखा है पहले। विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर हम बात करते हैं भोपाल सीट की बात करते हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वहां से उतारा है, और खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वो हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर वहां पर देखा जाता है। इसीलिए कांग्रेस भी वहां अलग किस्म की सियासत करती है। और हमने देखा जब से कमलनाथ वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जब से वो फिर से पावर में आए हैं, वहां पर उन्होंने गौशाला की बात को लेकर देखें या दूसरी तमाम चीजों को लेकर देखें, वो इस तरह से थोड़ा उन्होंने काम किया जैसे बीजेपी करती है। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रयोगशाला वहां पर मध्य प्रदेश में वहां देखने को मिली है, क्या उसका असर आप पूरे मुल्क में होता देख रहे हैं? प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिस तरह से कैंडिडेट बनाया गया है उसके बाद। देखिए, मैं 2 लाइनों से इसकी शुरुआत करूंगा कि इनसे उम्मीद न रखो, ये हैं सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं रखते। ये जो मुद्दा है जी, जो आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद का उठाया गया है, इसको दिग्विजय साहब ने ही उठाया था, उन्होंने ही इसकी पैरोकार किया था। और अब देखिए
उसी आतंकवाद के मुद्दे पर, हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर उन्हीं साध्वी प्रज्ञा जी को, जिनको इतने दिनों तक रखा गया, उनको कहा गया कि वो विक्टिम हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उनको विक्टिम नहीं ठहराया, वो बेल पर हैं। और आपको मालूम है कि जब तक अदालत किसी को सजा ना दे दे तब तक वो सजा याफ्ता लेकिन नहीं आरोपी हैं अभी भी, आरोपी हैं बट स्टिल यूएपीए के तहत अभी भी वो आरोपी हैं, यूपीए की तरफ से हैं, बट द लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, कोर्ट इज देयर, जुडिशियरी इज देयर, अभी तक उन्होंने उनको कन्विक्ट नहीं ठहराया। तो जब तक नहीं देखिए, अगर जब तक वो आरोपी है तब तक तो आरोपी रहेंगे ना, जब तक देखिए, जब तक वो आजाद नहीं हो जाती तब तक तो आप उनको आजाद नहीं मान सकते। तो अब आप अगर आपके हिसाब से साध्वी प्रज्ञा जी आरोपी हैं एक पार्टी के तहत, तो दूसरे पार्टी के तहत सोनिया गांधी जी भी बेल पर है, राहुल गांधी जी भी बेल पर है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये जो, जब तक कोर्ट किसी को भी कसूरवार न ठहरा दे, वी कैन नॉट से कि वो फला आदमी कन्विक्ट है। अब देखिए उन्होंने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया, और अब जब देखा कि वो आतंकवाद का मुद्दा, हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उनके ऊपर हावी हो रहा है, तो अब देखिए वो भी मंदिरों में और जो है हर जगह जाकर पूजा अर्चना की उन्होंने शुरुआत कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज को लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आप अगर किसी चीज का स्टैंड करते हैं तो उसका स्टैंड करिए। बार बार अपनी पोजीशन बदलने से एक तो आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं सामने वाले की नजरों में, और दूसरी आपकी खुद की भी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। और दूसरी बात, जहां तक इस पूरे चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो हाईलाइटेड हैं। यहाँ पर इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगा कि मैं सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करूं कि दिल्ली की राजनीति दो तरीके से डिवाइड हो जाती है। एक तो ये दिल्ली का पब्लिक देखता है कि दिल्ली के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, और एक दिल्ली का पब्लिक ये देखता है कि दिल्ली सरकार क्या करेगी। ऐसे में ये जो जनता है वो व्यवहारिक रूप से दो तरीके से काम करेगी। वो ये देखेगी विकल्प के रूप में कि दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और जो लोकल मुद्दे हैं उनके लिए दिल्ली की सरकार क्या कर सकती है। संभावना क्या बनती है कि वो बीजेपी वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो विरोधी हैं वो कांग्रेस को तो चुन सकते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो वहां पे मजबूत सरकार दे दे। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ वोट हुआ तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को फायदा होगा इस डिवीजन ऑफ वोट के नाते। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों में दो मुद्दे हाईलाइटेड हैं। एक तो पूर्ण राज का मुद्दा है और एक सीलिंग का मुद्दा है। पूर्ण राज के मुद्दे पर आपको ध्यान में रखना होगा कि आप केवल 7 सीटों के आधार पर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते। आपको पंजाब में 4 सीटें मिली तो थी लोकसभा में, क्या कर दिया आपने? तो ये कहना कि आप हमें 7 सीटें दे दो, हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, पहली बात तो आपको पूर्ण राज्य के दर्जे के पीछे के कंसेप्ट को समझना होगा। दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली हैविंग अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली हैविंग अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, फॉरेन मिशन, foreign embassies, and Delhi state expenditure cannot be borne by the Delhi state government at its own. So ये कहने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दे आपको रोक रही हूं मैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को, यहाँ पर उन्होंने अपना उत्साहपूर्वक डालें और अवश्य डालें। अपने सोच समझ करके विचार करने के बाद जो अच्छा लगता है वो काम करें। इस समय देश और समाज के हित में, राष्ट्र हित में वोट डालना अति अनिवार्य है, क्योंकि अपना राष्ट्रीय दायित्व इसको निभाएं। सर, किस तरह के मुद्दे हैं इस बार जो है एलिगेशन काफी एक दूसरे के? देखिए, ये आज आचार संहिता का दिन है, इन विषयों पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। ठीक है मुख्यमंत्री जी, एक सवाल सरकार के लिए किस तरह का लगातार हम बात करें जिस तरह से 7 रियासतों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और यहां पर ज्यादातर सीटें जो हैं वो जीती थी बीजेपी ने और उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने। तो ऐसे में अगर खोने के लिए किसी के पास है सबसे ज्यादा तो वो है सिर्फ बीजेपी। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात कर रही हूं। संतोष पाठक जी, अगर हम देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2014 से 2019 के बीच चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं। जो इश्यूज होने चाहिए थे वो इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरह से हम ये देखें लगातार मुद्दा विहीन ये इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़े हैं तो तमाम गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़े गए हैं। चाहे बात करें 1984 सिख राइट्स की, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, जाहिर सी बात है ये मामला यहाँ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और हरियाणा में की भी में भी वोटिंग हो रही है। और इसके साथ साथ राजीव गांधी का मामला लाया गया है, क्योंकि भोपाल में मध्य प्रदेश में वोटिंग है, वहां पर गैस त्रासदी जिस तरह से हुई थी। तो लग ही रहा है कि एक सोची समझी रणनीति की तरह जो जज्बाती मुद्दे हैं उनको मुद्दा ज्यादा बनाया जा रहा है, जो हकीकी मुद्दे हैं उनको नहीं बनाया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल बुसरा जी, 1984 का जिक्र आपने किया, चाहे भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करें, 1984 सिख वोटर एक बड़ी भूमिका निभाते हैं दिल्ली की 7 सीटों पर भी और हरियाणा की 10 सीटों पर भी। हरियाणा में बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद, जब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, नॉन जाट मुख्यमंत्री। यह माना जाता था कि हरियाणा एक जाटों का जो राज्य है और वहां नॉन जाट अगर आप सीएम देते तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन सरकार बनी, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सरकार चलाई भी, आगे तक बढ़े भी। और अभी भी देखिए, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लड़ रहे हैं वो सोनीपत से लड़ रहे हैं, वो पूरा जाट बहुल मतदाता है वहां पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट से है, आईएनएलडी ने जो खड़ा किया वो जाट है, जो जननायक पार्टी से है वो जाट है, बीजेपी ने इकलौते नॉन जाट कैंडिडेट खड़ा किया है। तो ऐसे में जब आप राज्य के समीकरण या राज्य के स्थापित परंपरा से अलग हटकर अगर आप कोई कैंडिडेट देते हो या चुनावी रणनीति बनाते हो तो आप दूसरी तरफ बढ़ते हो। तो ये सिख वोटर जो है वो दिल्ली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो सिख वोटर है वो हरियाणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमने झारखंड में देखा कि वहां आदिवासी समुदाय को एक तरह से छोड़कर गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना के जो आदिवासी के अलावा जो बाकी वोट बैंक थे उनको एक तरह से लुभाने की कोशिश की गई। तो इसी रणनीति के तहत 1984 का जिक्र बार बार उछाला गया और प्रधानमंत्री ने चुनौती दी कांग्रेस को कि आइए राजीव गांधी पे चुनाव लड़ लेते हैं अगले 2 चरण। तो कहीं ना कहीं वो साफ चाहते थे कि अगर इस पिच पर चुनाव लड़े कांग्रेस आकर 1984 और भोपाल गैस त्रासदी पर, तो वो अपने ही घेरे में फंस जाएगी और इसका फायदा बीजेपी को वोट। नहीं तो ये बताइए कि आपने तो आपके तो ये दावे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे हैं बीजेपी के कि उन्होंने बहुत काम किया है इन 5 सालों में और लगातार वो एक फहरिस्त, लंबी फहरिस्त जो है गिनाते हैं अपने कामों की, जो कि हालांकि हम रैलियों में जो देखें वो गायब हैं वहां से वो तमाम चीजें, क्योंकि रैलियों में किन्हीं और मुद्दों की बात की जाती है। तो फिर भी मुझे बताइए कि 1984 राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब की क्या जरूरत पड़ गई फिर आपको? जी बुशरा जी, पहले तो मैं बात कहना चाहूंगी कि हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, आप रैलियों में जब भी वो बात रखते हैं, विकास की भी बात है, हमने क्या काम किया वो रिपोर्ट कार्ड भी है। और क्योंकि देखिए राजनीतिक दल हैं और मुद्दों के साथ साथ हमने जो है कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया है और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चौकीदार चोर है, किसने शुरू किया? क्या ये प्रूफ हो गया था? राहुल गांधी ने शुरू किया। और जैसे ही मोदी जी ने इस पे पलटवार करके इतिहास को क्यों नहीं मुद्दा उठाया जाए, जिस देखिए मुद्दा उठता है, तो जिस आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह को लेकर भी उनके ऊपर भी कोई किसी तरह के कोई इल्जाम कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह को लेकर भी बीजेपी ने इसी तरह के हमले किए थे। तो आपको वो वक्त भी याद रखना चाहिए, वो भी इसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और 10 साल रहे। जी बिल्कुल बुशरा जी, मैं पहले तो राजीव गांधी जी के जो विषय उसको एक बार मैं स्पष्ट कर दूं। जिस दल ने देश में 60 साल जो है शासन किया हो, उसके प्रधानमंत्री जो रहे हैं, ठीक है, राजीव गांधी जी की शहादत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार उनके समय में हुआ है, और ये उन्होंने अपने कार्यकाल में भी स्वीकार किया। जब उन्होंने ये कहा कि मैं एक रुपया बेचता हूं और नीचे 25 पैसा ये उठता है कि आपने 5 साल राजीव गांधी की आपको याद नहीं आई, आएंगे और मोदी ने चुनौती 5 फेजेस हुए, उसमें आपको याद नहीं आई राजीव गांधी की 6ठे और 7वें फेज में अचानक से राजीव गांधी याद आ गया आपको। कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड्स आप देखिए, अगर राजीव गांधी जी की शहादत को लेकर वो इतना संवेदनशील है, तो डीएमके के साथ अलायंस में कौन है? कांग्रेस। वहां से जो है उसी सीट से जहां पर राजीव गांधी जी की शहादत हुई, वहां से चुनाव कौन लड़ रहे? टीआर बालू। किसके अलायंस है? कांग्रेस के। यही बात जो है मोदी जी ने उठाई, और जिस पार्टी ने 60 साल शासन किया, तो उनके प्रधानमंत्रियों के क्या क्या काम रहे वो भी प्रश्न बनते हैं। नहीं तो मैं आपके पास लौटूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है और मैं एक सवाल प्रदीप जी से और विशाल जी से पूछना चाहूंगी। प्रदीप जी, आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से जो जज्बाती मुद्दे हैं उनको लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है, राजीव गांधी को अचानक से मुद्दा बनाया गया, हालांकि आप ये देखें कि अगर आपको वाकई में कांग्रेस के मुद्दों को उठाना था तो आप 2009 की, 2004 की आप बात कर सकते थे। 1984 यहां पर लेकर आए हैं, जाहिर सी बात है मकसद सबको पता है। 5 साल जो चीजें याद नहीं आई, 5 फेजेस तक जो चीजें याद नहीं आई, वो अचानक से अब याद आ रही हैं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बड़े शर्म का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे ये राहुल गांधी जी हों, जो भी लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, जो कि आरोप को सिद्ध नहीं हुआ। राफेल का मुद्दा उठाया गया, वो भी गलत उठाया गया। चौकीदार चोर कहा गया, वो भी देश के लिए बड़े शर्म की बात रही है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा उठाया राजीव गांधी का, वो भी देश को अच्छा नहीं लगा, मेरा जो मानना है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं संदेश गया है कि इन पे मुद्दे ही नहीं है। हमारे नेताओं के अंदर क्या लोग इतने भोले हैं, क्या लोग इतने बेवकूफ है हिंदुस्तान के लोग, जो हमारे नेता लोग इस प्रकार की भाषा का, इस प्रकार की मर्यादा को छोड़ करके, चाहे वो कोई किसी पद पर भी हो,
ऐसे मुद्दों पर आलोचना करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा विषय है कि इस बार जो मुद्दे उठे हैं, चाहे वो हिंदू के लिए उठे हुए हैं, चाहे वो जात पात को बांटने के लिए उठे हुए हैं, उन मुद्दों पर हमारी कोई लगाम नहीं है। ना चुनाव आयोग की लगाम है, ना हमारी आचार संहिता, ना हमारी ये जाहिर सी बात है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है। वक्त की कमी है मेरे पास जी, बहुत बड़ा विषय है। स्थानीय मुद्दों को दरकिनार किया गया है, जो कि देश देख रहा है इसके अंदर। जाहिर सी बात है। मुझे लगता है बहुत शुक्रिया प्रदीप जी।